हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस का चैप्टर है धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। प्रश्न नंबर 1 है, आपसे पूछा जा रहा है कि धातु क्या होता है, धातु के गुण क्या होते हैं। जिसमें तन्यता पाई जाती है और आधार बनता ठीक, यानी धातु उसे हम कहते हैं जिसमें क्या होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को तान करके हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आघात वर्धनीयता का, तो धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। जैसे कि आपको पता है धातुएं क्या होती है, चमकीली होती हैं और धातुओं में क्या एक गुण पाया जाता है, अगर उसको पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ भी आती है। तो इस प्रकार से धातु के बारे में हम जान सकते हैं। धातु एक उसका और गुण होता है, धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है उसमें विद्युत का फ्लो होगा, और कुचालक का मतलब उसमें विद्युत का फ्लो नहीं होता है। साथ ही साथ आपको पता ये भी रखना है कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा का भी सुचालक होती हैं, यानी उसमें भी ऊष्मा का भी प्रभाव होता है। सेकंड प्रश्न है, अधातु कहते हैं किसे, अधातु क्या होता है, जिसमें इनसे ये सब जितने गुण होते हैं वो नहीं तो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यानी जो हमारे अधातु होते हैं, अधातु में ध्यान रखना है, ना तो उसमें तन्यता पाई जाएगी, ना ही उसमें आघात वर्धनीयता पाई जाएगी। ना तो चमकीला होगा और उसमें ना तो विद्युत का सुचालक होगा, ना ही ऊष्मा का सुचालक होगा। एक ऐसे अधातु का नाम बताओ जिसमें ऊष्मा का सुचालक होती है, यानी इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। अधातु का नाम बताता है, उसका नाम क्या है, ऊष्मा प्रवाहित होती है, मतलब कि ऊष्मा की बात कर रहे हैं। ऐसा अधातु, चांदी नहीं, चांदी मैंने तो धातु में आ जाएगा ना, अधातु की बात करते हैं। अधातु अगर पूछता है तो हमें ध्यान रखना है माइका होता है ना, अभ्रक, अभ्रक होता है, ध्यान में रखेंगे। अभ्रक जो है एक मात्र ऐसा अधातु है जो जिसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है। आपको पता होता है जो हम लोग इस्त्री करते हैं, जो प्रेस होता है, प्रेस हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अभ्रक का ही बना होता है। ठीक है, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो हमारे जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है, लिक्विड के रूप में, यानी कि द्रव के रूप में होता है। उस धातु का नाम क्या होता है, पारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। और जो थर्मामीटर, जैसे पुराने वाला दो डॉक्टरी थर्मामीटर होता था, इसमें इस पारे का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, मात्र एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर की यहाँ पे बात होती है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंटीमनी है, पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा है उपधातु, चौथा है मिश्र धातु, या इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो एंटीमनी हमारा क्या होता है, एक उपधातु होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। एंटीमनी क्या होता है, उपधातु होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, पूछ रहा है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो आघात वर्धनीयता वही होगा जो आपका धातु होता है। तो धातु इसमें कौन सा है, आपको सल्फर पता है, धातु नहीं है। आयोडीन बड़ा धातु नहीं है, फास्फोरस भी धातु नहीं है। और आपको पता है आयोडीन मिलता कहाँ से है, समुद्री शैवाल होता है, वहाँ से हम आयोडीन को प्राप्त करते हैं। तो तांबा एक ऐसा मात्र धातु है जिसको हम पीट करके या खींच करके तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है तांबा, जैसे हम तार में बिजली घरों में, बिजली के जैसे घरों में वायरिंग कराते हैं तो तांबे के यानी कॉपर वायरिंग करवाते हैं, अच्छा होता है। इसमें अगर पूछा जाता है आपसे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, मतलब कि धातु में, तो आपको कौन बताएंगे। 4 ऑप्शन मैं अगर दूंगा, तांबा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, एल्युमिनियम है और स्टील है। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा चांदी होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, साथ ही साथ ऊष्मा का भी अच्छा सुचालक होता है। तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी धातु को चादर के रूप में पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर देना। जैसे कि आपको पता होता है जो हम लोग बर्फ़ी के ऊपर एक सिल्वर की परत देखते हैं,
वो आपको कैसी बनती है, वो पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित की जाती है। तो जो परत होती है वो हमारी चांदी की, प्योर चांदी की ही बनती है। उसी प्रकार सोने का भी प्योर चांदी का बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, Ag यानी कि चांदी, सोडियम, एल्युमिनियम या कॉपर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? Ag। नहीं, इसका राइट आंसर होगा Na यानी सोडियम हो जाएगा। जो सोडियम है वो क्या है, ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इसको आप बता सकते हैं, जो एक रासायनिक श्रेणी आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में आप, तो रासायनिक श्रेणी को अगर लर्न कर लेंगे तो उसके माध्यम से क्वेश्चन को आप आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? जो कि हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उस पर हम जिंक की बजाय टिन का लेप लगाते हैं, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। दूसरा ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। या चौथा ऑप्शन है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का लेपन करते हैं, ना कि जिंक का। जिंक अधिक अभिक्रियाशील होगा तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जो भोजन रहेंगे उससे रिएक्शन करके हमारे भोजनों में पहुंच जाएगा, जो कि हमारे के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है आपको, टिन की अपेक्षा आपको जिंक की अभिक्रियाशील होने के कारण आप जिंक के स्थान पर टिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? तो जैसा कि आपको पता है एक रासायनिक सीरीज है, उसको आपको लर्न करना है। उस रासायनिक सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन को बता पाओगे कौन सा ऊपर है हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से कौन सा नीचे होता है। तो यहाँ पे पहला पूछा गया, इसमें से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है Zn, तीसरा है कॉपर और चौथा है मैंगनीज। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर। कॉपर ये विस्थापित नहीं कर पाएगी। और आप देखेंगे जो कि जितने भी Mg है और Zn है, Fe है, क्या हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जब रहेंगे तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं अम्ल से, जबकि जो कॉपर है वो आसानी से उसको विस्थापित कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जो जस्ता धातु होती है HCl से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकालेगी? पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें हाइड्रोजन गैस निकाल दी, आपको पता है HCl Zn से रिएक्शन करेगा और Zn क्या करेगा, Zn जो है आपका रिएक्शन करेगा Cl से, तो जब बना देगा Zn Cl और H2O गैस यहाँ पे विस्थापित हो जाएगी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फफोलेदार कापर में कापर की जो प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो हमारा फफोलेदार कापर होता है उसमें कार्बन पूछ रहा है कि इसमें शुद्ध कापर कितना होता है, कितने परसेंट होता है? पहला ऑप्शन है 98%, दूसरा है 2%, तीसरा है 70% और चौथा है 30%। 98%। तो ध्यान में रखेंगे 98% का राइट आंसर हो जाएगा। जो फफोलेदार कापर होता है उसमें 98% शुद्ध कापर होता है, 2% इसमें अशुद्धियाँ रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 99.96% कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न अगला है, फफोलेदार कापर क्या है? पहला ऑप्शन है शुद्ध कापर है, दूसरा ऑप्शन है कापर का अयस्क है, तीसरा है कॉपर की मिश्र धातु है और चौथा है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ हैं। कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कॉपर की 2% अशुद्धियाँ हैं, यही हमारा फफोलेदार कापर कहलाता है। इससे पहले आपने देखा 98% शुद्ध कॉपर था, यानी 2% उसमें अशुद्धियाँ मिली थी, इसकी वजह से ये क्या कहलाएगी, इसमें 2% की अशुद्धियाँ रहेंगी। अगला प्रश्न है, तांबे का जो ग्लांस सूत्र होता है, कॉपर ग्लांस जिसको कहते हैं, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है Cu2S, दूसरा है Cu2O, तीसरा है CuFeS2 और चौथा है CO3। तो Cu2S यानी कॉपर ग्लांस को कहते हैं Cu2 और S। ठीक है, और क्यूप्राइट का पूछेगा तो Cu2O हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर कॉपर पायराइड है उसको हम वायु में जो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है निस्तापन, दूसरा है भर्जन, तीसरा है प्रगलन और चौथा है बेसिमरीकरण। भर्जन। तो ध्यान रखना है कि अगर हमें पूछता है कि वायु के उपस्थिति में हमको गर्म करना है तो हम कहेंगे भर्जन को बताएंगे। अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। भर्जन और निस्तापन में ही अंतर होता है। एक को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो भर्जन कहलाता है, अगर वायु की अनुपस्थिति रहेगा, वायु को हटा दिया जाएगा तो निस्तापन हो जाता है। इसको ध्यान, दोनों में यही अंतर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है कहाँ पे होता है? प्रगलन में होता है, निस्तापन में होता है, बेसिमरीकरण में होता है या अतिशीलन में होता है? निस्तापन। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तनी भट्टी का हम उपयोग निस्तापन में करते हैं, यानी कि इसमें हवा की मात्रा नहीं रहती है और क्या करते हैं, जो हमारा अयस्क रहता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में धीरे धीरे हम भर्जित जो अयस्क होता है उसको धीरे धीरे जो सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं, तो ये हमारा निस्तापन कहलाता है। और किसके अंदर ये क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? परावर्तनी भट्टी के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? जैसे लोहे की चीज़ें होती हैं और लोहे का यहाँ पे फ्राइंग पैन है, तो उसको हमें बचाना है तो किस प्रकार से हम किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उसमें हम ग्रीस लगा दें, पेंट लगा दें, उसमें जिंक की परत चढ़ा दें या ये सभी? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यानी कि इसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक की परत चढ़ाने को हम कहते हैं जसद लेपन या इसको कहते हैं इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या तो हिंदी में यसद लेपन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा जो मिश्र धातु होती है जिसे हम मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, वो किस चीज़ के बना होता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, SN और P यानी फास्फोरस का। कॉपर इसमें दूसरे ऑप्शन में कॉपर 80% है, Zn 20% है, या तीसरा ऑप्शन है कॉपर और SN कॉपर 88% है, टिन 12% है, या चौथा ऑप्शन है कॉपर 90%, Zn जिंक 2% और SN टिन 8% है। ऑप्शन ए, यानी कि इसमें कॉपर 95% होता है, SN टिन 4% होता है और फास्फोरस 1% होता है। इसको मिलाने पर हमारा जो मुद्रा होती है मुद्रा की मिश्र धातु बनती है। पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है? अच्छा, ये पीतल क्या होता है? मिश्र धातु है। पहला तो ऑप्शन ये बता दीजिए, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है? इसका आंसर इसमें छुपा होता है। जैसे कि जो पीता जिसे आप याद कर लीजिएगा, तो पी से आपका बनेगा पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। ठीक है, तो पिता जिसे आप इसको याद कर लेंगे तो पीतल 2 धातुओं से मिलकर बनता है, एक तांबा होता है और दूसरा जस्ता होता है। अगला है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो ध्यान में रखेंगे, जर्मन सिल्वर की बात आएगा तो सबके दिमाग में यही चलता है कि इसमें सिल्वर रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यही है कि इसमें कॉपर नहीं होता है, Zn नहीं होता है, या Ag नहीं होता है, या Na नहीं होता है। तो ये Ag, लेकिन सबके दिमाग में इस जर्मन सिल्वर की बात होती है तो सिल्वर का जो आपका रासायनिक के प्रतीक चिन्ह होता है Ag होता है, तो इस सब लोग सोचते हैं कि Ag होगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे, जब भी जर्मन सिल्वर की बात होगी तो उसमें ये जो Ag होता है यही नहीं होता। ठीक, और सब कुछ जैसे कॉपर, Zn और निकिल, यानी कॉपर, Zn जस्ता और Na निकिल, ये सब रहता है, उपस्थित रहता है। कांसे की प्रतिमा बनी होती है, जो हमारी कांसे की प्रतिमाएं होती हैं किसके मिल के बनी होती हैं? पहला ऑप्शन है कॉपर की तथा जिंक की, दूसरा है कॉपर तथा टिन की, तीसरा है कॉपर तथा निकिल की और चौथा है कॉपर तथा आयरन की। कॉपर टिन की, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर और टिन की जो कांस्य की प्रतिमाएं होती हैं कॉपर और टिन की बनी होती हैं। अगला प्रश्न है, अमलगम होते हैं, अमलगम क्या होते हैं? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारे अमलगम होते हैं वो कैसे होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस, या चौथा है PbO। PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है,
कुछ और प्रश्न हम कर लेते हैं, जैसे कि इसमें से जैसे वन लाइनर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तो वो कंप्लीट होते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे रैंडमली कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों से करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू, जैसे हम पनीर काटते हैं, पनीर जैसे काटते हैं उस तरीके से उसको काट सकते हैं। सोडियम। तो अच्छा, सोडियम, ध्यान रखना सोडियम इसका नाम होता है, लेकिन इसके अलावा 3 और धातुएँ हैं, इसको लिथियम और आपका लिथियम है और पोटेशियम है, लिथियम, पोटेशियम और ये सोडियम, 3 धातुएँ और हैं जिसको हम चाकू जैसे पनीर काटते हैं उसी तरीके से काट सकते हैं। और ये बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे कि इसको हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, यानी घासलेट में रखते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया ज़्यादाशील होती है। अगर हम ये नमी में आ जाएँ या पानी में डाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगी, वो उससे रिएक्शन करके वहाँ पे आग लगा देंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे पारे की अवस्था में, सॉरी मैंने खुद ही क्वेश्चन कर लिया, तो कैसे कौन सा ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर में कैसा होता है, द्रव फॉर्म में होता है। उसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पारा। तो पारे का अगर पूछूँ तो इसका अयस्क क्या होता है, सिनेबार। तो ये इंपॉर्टेंट यही था कि जो पारे का अयस्क होता है वो क्या होता है, सिनेबार होता है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, उष्मा और साथ साथ विद्युत का भी बता दीजिएगा। चांदी। तो ध्यान में रखेंगे, उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है और उष्मा का साथ साथ विद्युत का जो चालक होता है उसको हम चांदी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु को हम आसानी से संचारित नहीं कर सकते हैं, उसमें यानी कि जंग नहीं लगती, कौन सी धातु है जिसमें जंग आसानी से नहीं लगती है, तो क्या कौन सी हो सकती है। जैसे सोना चांदी ये सब लोग पहनते हैं अक्सर, तो सोना क्या सोने पे जंग आसानी से लगती है, नहीं लगती है, क्योंकि ये जो रासायनिक सीरीज में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे रहती है, सबसे नीचे क्या है, चांद सोना है, उससे ऊपर थोड़ा चांदी है, उससे ऊपर क्या अगर देखेंगे तो उससे ऊपर हमारा पारा आता है। ठीक है, जैसे मरकरी, इन सब पे क्या है, जंग नहीं लगती, बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि इस पर संचारण मतलब कि क्रोजन नहीं लगता है। संचारण मतलब कि इंग्लिश में, हिंदी में क्रोजन कहते हैं और हिंदी में संचारण कहते हैं, उस पर जंग नहीं लगने का रीज़न ये होता है। लोहे को अगर हमें जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे, कौन से 2 उपाय बताना है, करना है। उसके बाद पेंट कर सकते हैं। लोहे को अगर हमें जंग से बचाना है तो हम क्या करेंगे, उस पर पेंट कर सकते हैं, या उसको एसद लेपन अभी हमने बताया था जिसको हम जिंक की एक छोटी से परत चढ़ा देंगे, इसको हम एसद लेपन कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को। एक प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा इसका, ये बताइए हमारा जो हीरा पहनते हैं हम लोग, हमारा हीरा धातु है कि अधातु है, मतलब क्या है, धातु है या अधातु। ध्यान में रखेंगे, आज के बाद दिमाग में बैठा लेंगे, हीरा कभी भी धातु नहीं होता है। ठीक है, हीरा हमारा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, आप लोग भी ध्यान में रखेंगे। हीरा क्या है, हमारा कार्बन का अपर रूप होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कार्बन का अपर रूप का मतलब इससे हमारा एक हीरा हो जाता है, सबसे अच्छा कार्बन का अपर रूप यही है सबसे शुद्ध। उसके बाद आपका आता है एक ग्रेफाइट होता है और एक आप फुलरीन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफाइट, और जैसे ग्रेफाइट जो होता है जो कि हम ग्रेफाइट जैसे कि जो पेंसिल की नीडल होती है ना, वही ग्रेफाइट का बना होता है, और ये एक ऐसा मात्रा धातु होता है जिसमें विद्युत का धारा का भी प्रभाव होता है। तो ऐसे 2 अधातु मिल गए, एक तो विद्युत के लिए मिल गया हमको जिसमें विद्युत का प्रभाव होता है, उसका नाम होता है ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की नीडल होती है, और एक ऐसा उपधातु अधातु होता है जो होता है माइका, इसको हम हिंदी में कहते हैं अभ्रक। अभ्रक जो है एक ऐसा मात्र अधातु है जिसमें क्या होता है, विद्युत नहीं, उष्मा का सुचालक होता है, यानी उसमें उष्मा का प्रभाव होता है, सबसे अच्छा माना जाता है, कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, हीरा का जैसे इस्तेमाल हम ज़्यादा किस में करते हैं, कांच को काटने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, हीरे जो हमारे अगर पूछा जाए तो सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो अगर पदार्थ की बात करेगा तो आपको ध्यान में रखना है सबसे मजबूत पदार्थ हीरा है। अगर धातु की बात करेगा तो कौन सा आ जाएगा, सबसे मजबूत धातु कौन सी है, कठोर धातु या मजबूत धातु कौन सी है। तो धातु की अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे प्लेटिनम। ठीक है, सबसे मजबूत धातु प्लेटिनम हो जाती है, और सबसे मजबूत पदार्थ की बात करेगा तो आपका हीरा हो जाएगा। इन 2 प्रश्नों को जो भी लास्ट में बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये जो वीडियो यहीं पे हम आज रोकते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी हो, पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।